कभी सोचा है कि नारुतो यूनिवर्स की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विलन में से एक कागुया ओत्सुत्सुकी की कहानी असल में कहाँ से आई होगी? ये कहानी आई है 10वीं सदी की एक बहुत ही पुरानी जापानी लोक कथा से। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक विलन के पीछे एक राजकुमारी की कहानी छिपी हुई है। तो सवाल यही है, क्या हो अगर एक एलियन गॉडेस, जिसे हम सब एक विलन के तौर पर जानते हैं, उसकी जड़ें एक बहुत ही ट्रैजिक, एक दुखी राजकुमारी की कहानी में हो? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक मॉडर्न विलन की तुलना एक बहुत ही पुराने दुखद किरदार से करने वाले हैं और ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो ये हैं वो दो चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है नारुतो की कागुया ओत्सुत्सुकी, एलियंस के ओत्सुत्सुकी क्लैन की पूर्वज, और दूसरी तरफ है कागुया हिमे, द टेल ऑफ द बैम्बू कटर नाम की एक लोक कथा की राजकुमारी। नाम एक, लेकिन कहानियां जमीन आसमान का फर्क। तो देखते हैं कि ये दोनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। चलिए असली कहानी की दुनिया में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बूढ़े गरीब बांस काटने वाले से, जिसका नाम था ताकेतोरिनो ओकिना। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो रोज की तरह जंगल में अपना काम कर रहा था, जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए जरा, जंगल के बीचों बीच बांस का एक टुकड़ा चमक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो में कोई जबरदस्त चक्र महसूस होता है। जाहिर है इस अजीब सी चमक ने बूढ़े ओकिना का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसे क्या पता था कि बांस का ये छोटा सा टुकड़ा उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और जब उसने हिम्मत करके उस चमकते हुए बांस को काटा, तो उसके अंदर उसे मिली एक नन्ही सी बच्ची, सिर्फ 3 इंच लंबी, जो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। वो इतनी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत थी कि ओकिना और उसकी पत्नी ने फौरन तय कर लिया कि वो उसे अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे। उन्होंने उस बच्ची को नाम दिया कागुया हिमे। इसका मतलब होता है चमकती रात की राजकुमारी। और जैसे ही कागुया हिमे उनके घर आई, उनके साथ अजीब और जादुई चीजें होने लगीं। यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का दौर। कागुया का बड़ा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां आम बच्चों को बड़े होने में कई साल लग जाते हैं, वहीं कागुया सिर्फ 3 महीनों में ही एक पूरी खूबसूरत जवान लड़की बन गई। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, ये तो सरासर जादू था। और जादू यही नहीं रुका, इसके बाद तो और भी कमाल की चीज हुई। जब भी ओकिना बांस काटने जंगल जाता, उसे किसी न किसी बांस के तने में सोने के सिक्के मिलते। रोज ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके लिए कोई इन्फिनिट मनी क्लेच एक्टिवेट कर दिया हो। और देखते ही देखते वो गरीब सा परिवार पूरे देश का सबसे अमीर परिवार बन गया। अब जैसे जैसे कागुया बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। देश के कोने कोने से राजकुमार और बड़े बड़े लोग उससे शादी करने के लिए आने लगे। लेकिन कागुया को किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब 5 सबसे ताकतवर और अमीर सामंतों ने उससे शादी की जिद की, तो उसने उन्हें टालने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रख दीं। और ये शर्तें ऐसी वैसी नहीं थी, ये लगभग नामुमकिन थीं। उसने कहा, जाओ भारत से बुद्ध का असली पत्थर का कटोरा लाओ, या फिर एक ऐसे जादुई पेड़ की टहनी लाओ जिसमें हीरे जवाहरात लगे हों, या जाओ चीन और वहां से उस आग में ना जलने वाले चूहे की खाल लेकर आओ, या फिर एक ड्रैगन की गर्दन में से रंगीन मणि निकाल लाओ। ये सिर्फ काम नहीं थे, ये उसका तरीका था ये बताने का कि उसे किसी इनाम की तरह जीता नहीं जा सकता। और हुआ भी बिल्कुल वही जो कागुया चाहती थी। साल बीत गए, लेकिन कोई भी उसकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। कुछ ने तो नकली चीजें लाकर उसे धोखा देने की कोशिश की, कुछ ने बीच में ही हार मान ली, और कुछ बेचारे तो इन खतरनाक सफर में अपनी जानी गंवा बैठे। और कागुया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इंसानी मामलों से एकदम अलग थलग थी, कुछ नारुतो की कागुया की तरह, है ना? अब कहानी में एंट्री होती है खुद जापान के सम्राट की। उन्होंने भी कागुया की खूबसूरती के बारे में सुना और उससे शादी करना चाहा। कागुया ने उन्हें भी साफ मना कर दिया। लेकिन सम्राट को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो उसकी हिम्मत से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जबरदस्ती करने के बजाय उससे दोस्ती कर ली। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को खत लिखने लगे। फिर एक रात आई जब कागुया चांद को देखकर बहुत उदास हो रही थी। उसके बूढ़े माँ बाप ने उसकी उदासी की वजह पूछी तो वो रो पड़ी, और रोते रोते उसने अपना सबसे बड़ा राज उन्हें बता दिया। उसने कहा, मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, मैं
चांद की राजकुमारी हूं और मुझे वापस अपने घर लौटना होगा। ये एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई थी। असल में उसे किसी गलती की सजा के तौर पर धरती पर भेजा गया था और अब सजा पूरी होने पर चांद से उसके लोग उसे वापस लेने आ रहे थे। ये सुनकर उसके माता पिता का दिल टूट गया। तो यहाँ हमें एक और कनेक्शन मिलता है कि कागुया की कहानी हमेशा से ही दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। अब उसके दुखी पिता को कुछ नहीं सूझा तो वो मदद मांगने सम्राट के पास गए। सम्राट, जो कागुया को अपना दोस्त मानते थे, ये सुनते ही परेशान हो गए। उन्होंने फौरन अपनी शाही सेना के हजारों सैनिक कागुया के घर के चारों तरफ तैनात कर दिए ताकि कोई उसे ले जा ना सके। लेकिन सोचिए, इंसानों की एक सेना देवताओं से कैसे लड़ सकती है? जैसे ही चांद के लोग धरती पर उतरे, उनकी दिव्य रोशनी इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली थी कि धरती के सारे सैनिक जैसे पत्थर बन गए। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्सुत्सुकी क्लैन की ताकत के आगे बड़े-बड़े शिनोबी भी बेबस हो जाते हैं। धरती पर अपने आखिरी पलों में कागुया ने रोते हुए अपने माँ बाप को अलविदा कहा। उसने सम्राट के लिए एक आखिरी खत और साथ में अमरता का अमृत छोड़ा। और फिर जैसे ही चांद के लोगों ने उसे वो जादुई पोशाक पहनाई, धरती से जुड़ी उसकी सारी यादें, उसका प्यार, उसका दुख, उसका लगाव, सब कुछ एक ही पल में हमेशा के लिए मिट गया। शायद यही वो पल है जो हमें नारुतो की कागुया की याद दिलाता है, एक ऐसा किरदार जिसने भी अपनी सारी इंसानियत खो दी थी। और उधर सम्राट का क्या हुआ? जब उन्हें कागुया का वो आखिरी खत और अमरता का अमृत मिला तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस अमृत को कभी नहीं पिएंगे। आखिर कागुया के बिना हमेशा हमेशा के लिए जीकर भी क्या करना था? इसके बजाय उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस खत और इस अमृत को जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और इसे जला दो। वो चाहते थे कि इसका धुआं आसमान में चांद पर बैठी कागुया तक पहुंचे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहीं पर ये लोक कथा एक असल दुनिया की जगह से जुड़ जाती है। कहते हैं कि वो पहाड़ आज माउंट फूजी के नाम से जाना जाता है और फूजी शब्द का एक मतलब अमरता भी होता है। और किंवदंती ये भी है कि माउंट फूजी के चोटी से जो धुआं आज भी उठता है वो असल में सम्राट के उसी अमर प्रेम का धुआं है जो आज भी कागुया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आपने कैसे एक प्राचीन दुखद राजकुमारी की कहानी नारुतो यूनिवर्स की सबसे ताकतवर विलन की प्रेरणा बन गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम आज जिन मॉडर्न कहानियों को इतना पसंद करते हैं उनके पीछे न जाने कितने ऐसे पुराने इतिहास और लोक कथाएं छिपी हुई हैं जो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेती हैं।